नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आप सबसे बीच में अपनी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के लिए चिंतन करना, देश के बारे में सोचना और उस पर पहल करना एक सभ्य राष्ट्र के निर्माण की कल्पना करना, और उससे भी खास जो है लोक बंधुत्व की भावना को पैदा करना और सरकारी संपत्तियों की जन निगरानी पब्लिक द्वारा हो। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका व्यवहार आम व्यक्ति के साथ सामान्य हो, और वास्तविक लोकतंत्र जिसकी कल्पना हमने की है, जो हमने मत देकर जिसको चुना, वह प्रतिनिधि हमारे प्रति कितना जवाबदेह है। यह सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मुझे लगता था कि चर्चा करना चाहिए। मैं हमेशा अपने लेखों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और अपने जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उसके माध्यम से जन सरोकार, लोगों को जन जागरण करता रहता हूँ। लेकिन मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया है। और लगभग 15 साल की अवस्था से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे काम कर रहा हूँ, सामाजिक रूप से, कानूनिक रूप से, और जो भी हमारी क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग की है उसके माध्यम से लोगों को सलाह करके मैं लोगों को जन जागरण करता रहता हूँ। और जो भी सार्वजनिक संपत्ति, आपने कभी सोचा है कि ये जो सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण होता है या वो किसके लिए बनते हैं? आपको मोटा मोटा मैं बताऊं तो जो भी विकास के काम, जिसे आप विकास कहते हैं, जैसे सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, बगीचों का निर्माण, इसके अलावा सामाजिक न्याय का अधिकार जो है, जैसे पेंशन है, और बहुत सारे जो लोक कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका मूल उद्देश्य यह है कि समाज में समानता व्यवहार लोग करें, और जो कानून है वो सबके पहुंच में हो, सब अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा कर सकें। इससे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन मुझे एक बात, जो सबसे बड़ी बात है कि लोग आज जन चेतना शून्य हो रहा है। लोग सामाजिक मुद्दों पर अपनी तर्क क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लोग जो भी उनको थोपी जा रही है या बंदिशें लगाई जा रही हैं उसको सहर्ष स्वीकार कर ले रहे हैं। सहर्ष स्वीकार करना एक प्रकार से अपनी स्वतंत्रता को ही चुनौती देने के बराबर है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है या आपके अगल बगल किसी के साथ अन्याय हो रहा है, योजनाओं का लाभ, चाहे योजनाओं का लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि जवाबदेही सरकार की कितनी है आम जनता के प्रति। क्या जिस सरकार को हमने चुना है या जिस सरकारी संस्थान से हम अपेक्षा किए हुए हैं, क्या वो संस्था जो सिटीजन चार्टर, जिसे नागरिक अधिकार पत्र कहते हैं, क्या उसके अनुरूप काम कर रहा है? बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं ने काम कर रहे हैं जो फंडिंग भी प्राप्त करते हैं, स्वेच्छा से भी करते हैं,
और कुछ राजनीति से प्रेरित होकर भी करते हैं। ऐसे में इन संस्थाओं की भी निगरानी क्या उचित है? इनका समाज में उपयोगिता क्या है? क्या ये संस्थाएं जो बनी हैं, ये लोक समितियां बनी हुई हैं, या जो नगर निकाय, निदेशालय, नगर निगम, इस तरह बहुत सारे संगठन जो बने हुए हैं, उनका जो सिटीजन चार्टर, जो नागरिक के प्रति उनका जो कर्तव्य है, क्या वो निभा रहे हैं? एक सामान्य सी मैं बात अगर चर्चा करूं आपसे कि किसी भी योजना, दरअसल कॉल आ गया था जिसकी वजह से चर्चा करना चाह रहा हूं, लेकिन बार बार कॉल आ जा रहा है। सामान्य तौर पे अगर मैं बात करूं कि हमारा जो, मैं चुनार का निवासी हूं, जनपद मिर्ज़ापुर, चुनार तहसील में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहता हूं, और मैं अखिलेश मानव, एक सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, जन सूचना अधिकार कार्यकर्ता, जो भी जिस नामों से जाने, कोई कवि के नाम से जानता है, कोई सलाहकार के नाम से जानता है, कोई कानून विशेषज्ञ के रूप में जानता है, कोई बाल अधिकार विशेषज्ञ के रूप में जानता है, और कोई जो है महिला अधिकार पे, चूँकि मैंने काम किया है तो महिला अधिकार के रूप में कार्यकर्ता के रूप में जानता है, कोई कोऑर्डिनेटर, मतलब विभिन्न नामों से, जिस नामों से लोग मुझे देखते हैं उस नाम से मुझे जानते और पहचानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हेलो, हाँ, दरअसल बार बार फ़ोन आ जाने की वजह से बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। कुछ लोगों के पैसे मैंने ले रखे हैं जो तगादा करने के लिए फ़ोन कर देते हैं। भाई, लिया हूँ तो दूंगा ही, लेकिन मैं आपसे चर्चा करने के लिए बीच में आया हूँ कि आप सभी, जैसा कि कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग कुछ सोचते हैं मेरे बारे में, कोई कुछ सोचता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ, और शून्य से शुरुआत करता हूँ और शून्य तक जाने की मेरी इच्छा भी रहती है। मैं जो भी कार्य करता हूँ सामाजिक क्षेत्र में, उसमें किसी लाभ हानि को उद्देश्य से नहीं करता हूँ, बल्कि सामाजिक जागरूकता के लिए करता हूँ और जन निगरानी के लिए, ताकि जो आम व्यक्ति है, आपने कई बार खबरें पढ़ी होंगी कि पुल गिर गया, 100 लोग मर गए, सड़क में गड्ढे हैं, गाड़ी पलट गई, इतने लोग मर गए, नोटबंदी हो गई, नोट की लंबी लाइन लगा के पुलिस ने लाठीचार्ज किया, काफ़ी लोग उसमें मर गए या जख्मी हो गए। आपने भी हाल में ही सुना कि शमशान की भूमि पे बने हुआ छत पूरा का पूरा गिर गया, 26 लोग मर गए। आपने कोरोना काल में भी देखा, जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, कितनी बड़ी संख्या में पैदल चल दिए, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लिए वो मजबूर हो गए। कुछ तो पुलिस के डर से रास्ते बदल बदल के जंगल के रास्ते से भागे, कुछ घर पहुंचे, कुछ उधर ही खो गए। कुछ आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि एनआरसी को लेकर इतना देश में बवाल हुआ, दंगे हुए, जिसके बदले में जो आम व्यक्ति की मृत्यु हुई, या जो आम व्यक्ति के साथ
पुलिस प्रशासन या सरकारों द्वारा दमनकारी नीति अपनाई गई, क्या यह वास्तविक लोकतंत्र है? इसी लोकतंत्र की कल्पना हमने की थी। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने आप को असहाय मजबूर समझता है। उसका कारण क्या है? बहुत सारे वित्तीय संस्थान, आपने हाल की खबर में देखा होगा कि बहुत सारे वित्तीय संस्थान आपस में मर्ज हो गए, बहुत सारे बंद कर दिया गया। लेकिन वहीं दूसरे पहलू आपने नहीं देखा कि जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनको बैंकों के लाइसेंस दिए जाने लगे। उनको रिजर्व बैंक की तरफ से खुला ऑफर दिया जाने लगा कि आप अगर पूंजीपति अपने निजी बैंक चला सकते हैं, और लाखों की संख्या में आवेदन भी गए, नए नए बैंकों का अप्रूवल भी जल्दी जल्दी मिलता गया। वहीं जो राजकीय संस्थान हैं उनकी संख्या आप देखिए दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। घटने का कारण क्या है, उसके बारे में भी हमें विवेचना करना है और हमें सोचना पड़ेगा कि अगर सरकारी संस्थान जिस तरह से घटते जा रहे हैं और प्राइवेट निजीकरण हावी होता जा रहा है, और निजीकरण के आड़ में जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है उसमें जो है, जो राजनीति के लोग हैं उनके लोग ठेकेदार के रूप में और बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में बड़े बड़े ठेके ले रहे हैं, और जो जिस तरह से कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है, क्या उस कार्यप्रणाली में हम और आप जैसे जो आम व्यक्ति हैं उनके ढांचे में कहीं फिट होते हैं? क्या संपूर्ण विकास होगा ऐसे? जैसे ये सब चीज़ निजीकरण, आपने एक एग्जांपल मैं दूं कि रेलवे को देखिए। रेलवे में जो जन सुविधाएं होती थी, जैसे पानी पीने की सुविधा, बैठने की सुविधा, यात्रियों के गाड़ी खड़ा करने की सुविधा, ये सब सारी सुविधाएं जो थी पहले, ये रेलवे की जन सुविधाओं में आया करती थी, और इसके लिए हमें अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता था, बल्कि जो टिकट हमने लिया है उसी में ये सारी सेवाएं मिलती थी। लेकिन जो कंपनीज की तरह काम करने लगे, रेलवे का बहुत भागों में वितरण करने लगे, जहाँ आपने देखा होगा आरओ वाटर का प्लांट लगा, जो जिस कंपनी को कोई नहीं पूछता था उस कंपनी का आरओ का प्लांट लगा, वो सरकारी पैसे से लगा, और आम आदमी को उसमें जल 8 से 10 रुपये लीटर के हिसाब से ही लेना है। तो फिर हमें फ़ायदा क्या? जन सुविधाओं का इस तरह से उपयोग, अभी मैंने देखा, लखनऊ गया था मैं, वहाँ पर वेटिंग हॉल बना था, वेटिंग हॉल में घंटे के हिसाब से किराया लग रहा है। मतलब ये कैसी व्यवस्था लागू कर दी जा रही है जहाँ पर आम व्यक्ति जो मजदूर है, गरीब है, वो उनके ढांचे में आता ही नहीं है। उनके उस संरचना जो निर्माण हो रहा है उसमें वो कोसों दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। और जब पैसे नहीं हैं तो पूरी संस्था जो है बाजार में अगर झोंक दिया जाए, तो बाजार का एक कड़ा नियम यह है कि पहले तो वो प्रोन्नति करेगा, उन्नति करेगा, लेकिन जब वो धराशायी होगा तो जो उसके दुष्परिणाम आएंगे आप उसको कल्पना नहीं कर सकते। आपने लॉकडाउन में देखा कि बड़े बड़े बाजार, पूरे देश के बड़े बड़े बाजार जहां एक और धराशायी हो गए, लोग अपने शहरों को छोड़कर गांव की ओर पलायन होने लगे। वहाँ पर हमारी कृषि व्यवस्था, हमारी जो स्वरोजगार हैं, हमारी जो स्वराज्य है, उसने हमको संभाला इतने बड़े आपदा काल में। नहीं तो सरकारों में इतनी क्षमता नहीं थी, जहाँ वो कितनी भी योजना बना लें कि इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कर सके। आपने देखा प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई गई थी, मतलब 5 किलो अन्न देने के लिए 2500 रुपये का खर्च, उसमें भी बंदरबाट। बड़ी बड़ी खबरें छपती रहीं और खबरों का नतीजा आपने देखा ही। हम आगे भी चर्चा करेंगे इस विषय पर। आज के लिए इतना विषय काफ़ी है। धन्यवाद।